चलिए, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले ऑफ 5 मिनट्स बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल स्नैग। चलिए बढ़ते हैं शेड्यूल की ओर, लेकिन आज इस शेड्यूल में थोड़ा सा अलग तरह से हम पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों। मतलब कल कास्ट बेस्ड कैटेगराइजेशन करना, उसके ऊपर एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था दोस्तों। आपको मैंने हर बार बताया कि माइंड मैप का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि उस टॉपिक के बारे में अच्छे से एक बेस समझ में आ जाए। लेकिन जैसे कल ही इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से हमें बहुत सारे पॉइंट समझ में आए, तो आज का एडिटोरियल कल ही की बात को कंटिन्यू करने वाला है। तो मेरा ये सोचना है, और आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो तो मैं तैयार हूं, वो ये कि आज हम पहले आर्टिकल का पैराग्राफ जो है डायरेक्टली उसको पढ़ेंगे, उसके बाद माइंड मैप के ऊपर आएंगे। बताइए, इस तरह से रेडी? माइंड मैप तो है ही है, बना हुआ है, सब कुछ तैयार है, ये रहा माइंड मैप। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस टॉपिक के बारे में जब हमें बहुत कुछ पता हो तो वी शुड गो द ऑपोजिट वे, दैट इज डिस्कसिंग द पैराग्राफ इटसेल्फ फर्स्ट और उसके बाद माइंड मैप। क्या कहते हो? जी, गुड इवनिंग एवरीवन। संजय रेड्डी, नेहांशी, अश्मिता, चैन सिंह, ईशा, रुचि। चलिए बढ़िया। चलिए तो उस ओर बढ़ते हैं। आज माइंड मैप के ऊपर बाद में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पैराग्राफ इटसेल्फ। चलिए शुरू करते हैं। इनकम और कोटास, दैट इज एससी, एसटी, ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है ईडब्ल्यूएस, ऑन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट तब मिलता है जब एक लेवल से ऊपर इनकम होती है, और कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिस आधार पे ये क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड किया गया था। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट लेज बेयर, मतलब रिवील कर देना, कोई चीज को बाहर लेके आ जाना, एक्सपोज कर देना, जो भी लिमिट्स है ना। इकोनॉमिक क्राइटेरियन, क्राइटेरियन सिंगुलर में होता है, प्लूरल में बन जाता है क्राइटेरिया, ठीक है। तो इकोनॉमिक इनकम जो होती है आपकी, उस आधार पे नक्की करना रिजर्वेशन के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उसकी कुछ लिमिटेशंस है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने आज सामने रख दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, उनका ये ऑर्डर या एक तरह का चुकादा, दैट इकोनॉमिक क्राइटेरियन अलोन कैन नॉट बी यूज्ड टू क्लासिफाई अ मेंबर ऑफ अ बैकवर्ड क्लास। मतलब आप बैकवर्ड क्लास में हो या नहीं, यह नक्की करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम के आधार पे नक्की नहीं किया जाएगा। एज बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर एड्स एन इंटरेस्टिंग, और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के आधार पे क्रीमी लेयर कैटेगरी में ओबीसी वाले पर्सन्स आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा क्राइटेरिया सही नहीं होगा। ये ऐड करता है इंटरेस्टिंग न्यूआंस। न्यूआंस का मतलब होता है कुछ नया डेवलपमेंट, कुछ नई अंदरूनी बातें टू द ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब तो लीगल सिस्टम जो है, हमारी लीगल जो स्ट्रक्चर है, उसमें एक नया इंटरेस्टिंग पहलू ऐड हो चुका है। ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्शन, एक अच्छी दिशा में लिए हुए एक्शन, उसमें और एक बढ़ोतरी हो गई सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के साथ कि सिर्फ इनकम के आधार पे क्रीमी लेयर नक्की किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें जो है वो सबसे पहले रखी गई। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन बैकवर्डनेस जो थी, मतलब डेवलप्ड स्टेट ना होना या अंडर डेवलपमेंट होना या कम डेवलपमेंट होना, तो देयर वाज अ टाइम व्हेन बैकवर्डनेस वाज प्राइमरीली रिलेटेड, अगर आप पछात हो तो वो किससे जुड़ी हुई थी? इनएडिक्वेट, मतलब इनफ नहीं, वैसा वाला सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ अ ग्रुप। लेकिन आज के समय में परिस्थितियां बदल चुकी है, तो इनिशियल लेवल पे बैकवर्डनेस की जो डेफिनेशन थी, सोशल और एजुकेशनल सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध ना होना,
ठीक है, या अफोर्ड ना कर पाना, उस आधार पे वहां कैटेगरी बनाई गई थी। अब उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है चेक करते हैं। एवर सिंस द कोर्ट, कौन से केस में? इंदिरा सोहनी, जो कब आया था? 1992। उस केस के दौरान जो कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था एक कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट? क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी में अगर आते हो तो आप भी इस सर्टिफिकेट की वैल्यू समझते हो, ठीक है। तो क्रीमी लेयर वो कंसेप्ट आया था 1992 में ये केस के चलते, और टर्म ऐसा शब्द जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है वेल ऑफ, मतलब थोड़ा अच्छी हालत में होना, फिनेंशियली एक अच्छी परिस्थिति में होना, उसे कहते हैं वेल ऑफ अमॉन्ग द बैकवर्ड क्लासेस। मतलब बैकवर्ड क्लास में भी हो सकता है 100 में से 90 लोग खराब हालत में हो, लेकिन 10 तो फिर भी अब अच्छी हालत में आ चुके हो, तो उनके लिए क्रीमी लेयर वाली कैटेगरी क्रिएट कर दी और कहा आप भले ही बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आते हो, लेकिन आप वेल ऑफ हो, आप फिर भी फाइनेंशियली साउंड हो, अच्छी परिस्थिति में हो, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर नहीं, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। आगे, एंड डिक्लेयर्ड, और ये भी डिक्लेयर किया दैट द सेक्शन जो है ये शुड बी डिनाइड। द सेक्शन मतलब ये पूरा हिस्सा जो क्रीमी लेयर में आता है वो, ठीक है, वो जो सेक्शन है ना उसको नकार देना चाहिए रिजर्वेशन के बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड कैटेगरी में रहते हुए भी आप क्रीमी लेयर कैटेगरी में आ चुके हो, तो अब आपको सरकार की सुविधा की, सरकार के रिजर्वेशंस की जरूरत ना पड़नी चाहिए, ऐसा भी इस कोर्ट के चुकादे में कहा गया। और द ओरिजिनल आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन सोशल बैकवर्डनेस, जो एक्चुअली में शुरुआत में जो आइडिया था ना कि शामिल कर लो ऐसे सारे ग्रुप्स को, उनके सोशल जो पछातपना है, जो बैकवर्डनेस है, उस आधार पे was matched by a parallel exercise to exclude the more advanced among them। मतलब एक समय पे जब आपको इस कैटेगरी में डाल के रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया गया, उसी समय पे मैच किया गया, उसी के साथ एक पैरेलल एक्सरसाइज ये भी चलाई गई थी कि आपकी ही कैटेगरी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फाइनेंशियली हर तरह से सोशली बैकवर्ड होते हुए भी बैकवर्ड है नहीं, तो उनको इसमें से बाहर भी निकालो, जो एडवांस्ड है, ऐसा भी कहा। आगे, और ये जो पोजीशन है ना कि अच्छा सुविधा किनको दे, अच्छा सुविधा नहीं, रिजर्वेशन का बेनिफिट किनको दे, उनको दे जिनको जरूरत है, और उसी बैकवर्ड कैटेगरी में कुछ ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर टैग तो लगा है बैकवर्ड का, लेकिन वो फाइनेंशियली सोशली हर तरह से ग्रो कर चुके हैं, तो उनको फिर रिजर्वेशन ना भी बोलने का, ये जो बात है ना, ये पोजीशन ने क्रिस्टलाइज किया है, मतलब एक नया स्वरूप धारण किया है। कैसा स्वरूप धारण किया? लॉ का एक कानून बन गया, जिसमें ये ऑफिशियली बात एंटर हो गई कि ओबीसी कैटेगरी में भी दो कैटेगरी बनेगी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब वो जो बैकवर्ड क्लास तो कहलाएंगे, लेकिन उनको वो सारे रिजर्वेशन के बेनिफिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। मैनी, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं फॉर्म्यूलेशन, मतलब ये जो सोचना है ना वो सही भी मानते हैं दैट वंस कास्ट इज एक्सेप्टेड, मतलब एक बार कास्ट को स्वीकार लिया जाए बेसिस की तरह नक्की करने के लिए कि बैकवर्डनेस है कि नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सक्लूडिंग। अगर बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया नक्की करते हो तो कुछ लोग जो इस क्राइटेरिया में नहीं आने चाहिए उनको एक्सक्लूड करो, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मत दो। ये बात को भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। एक्सक्लूड किसको करना? एफ्लुएंट, जो अमीर है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है अमॉन्ग द एलिजिबल कास्ट्स, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ में आ चुका है तो कमेंट में एक बार क्लियर लिख देंगे कि यहां बहुत सारे लोग इस बात के सपोर्ट में है, और मैं पर्सनली भी समझता हूं कि ये बात सही है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने अच्छा ग्रोथ कर लिया, सोशली साउंड हो गए हो, तो फिर सरकार आपको ओबीसी कैटेगरी में रहते हुए भी क्रीमी लेयर में डाल के फिर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट ना दे। ये सही बात है, मुझे भी ये बराबर लग रहा है। क्यों? जितना टैलेंट होगा उस दम पे तो आप आपकी जगह बना ही लोगे ना, तो फिर क्यों सरकार के भरोसे रहना, ठीक है। हो सकता है कुछ ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो, उनको मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन मैं किसी पर्सनल भावना से नहीं कह रहा हूं, मैं ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव और सबको समान मौका, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं, ठीक है। तो मेरी बात को दिल पे नहीं लेने का, जो मेरे को लगेगा वो तो बोलूं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने अनरिजर्वेडली मतलब बिना हेजिटेशन के, बिना कुछ हिचकिचाए स्वीकार किया है क्रीमी लेयर वाले रूल को, तो ये तो अच्छी बात है। एंड फॉर्मुलेट किया मतलब रचना
किया या तैयार किया क्राइटेरिया कि जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके उन लोगों को हु फॉल अंडर द कैटेगरी, मतलब जो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आती है उनके साथ क्या ट्रीटमेंट की जानी चाहिए, उस आइडिया को भी अच्छे से स्वीकारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है सपोर्टर्स, जो इस बात को बढ़ावा देते हैं वो। ठीक है, किसको? इकोनॉमिक क्राइटेरिया फील, वो ये महसूस करते हैं कि जेन्युइन सोशल जो जस्टिस, एक न्याय मींस, इसका मतलब है रिजर्वेशन के बेनिफिट्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द पुअरर अमंग द बैकवर्ड। चेक करो, ये पूरे बैकवर्ड कैटेगरी होगा, लेकिन इसमें से अगर पुअरर इतने ही है ना तो इन लोगों को तो बेनिफिट देना, लेकिन इन लोगों को बेनिफिट नहीं देना। तो ये बात तो बराबर लग रही है। और वाइल सेक्शंस जो चैंपियन करते हैं, मतलब जो वापिस सपोर्ट करते हैं बैकवर्ड क्लास का एसर्शन का मतलब होता है क्लेम, दावा, मंजूरी देना, अप्रूवल देना, डिसफेवर एनी डाइल्यूशन का मतलब होता है जब अथॉरिटी में थोड़ी कमी आती है, अथॉरिटी में थोड़ा रिडक्शन आता है, आपको मिलने वाले फायदे में थोड़ी घटोतरी आती है, तो उसे भी कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ द सोशल बेसिस फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, मैं पूरा एक बार वापस पढ़ जाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जो सपोर्टर है ना इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, वो ये महसूस करते कि जेन्युइन सोशल जस्टिस का तो ये मतलब होता है कि ये बेनिफिट उन्हीं लोगों तक रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए जो एक्चुअली में पुअर है, मतलब ये लोग नहीं, भले वो बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं तो भी, ये बोला। और वाइल सेक्शंस मतलब वो ग्रुप जो सपोर्ट करते हैं बैकवर्ड क्लास की सहमति देना, वो डिसफेवर करेंगे किसी भी तरह का, मतलब अगर मैं बैकवर्ड कैटेगरी, मेरे इन लोगों की बात कर रहा हूं, इन लोगों की जो अभी भी चाहते हैं कि हमें अभी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भले क्रीमी या नॉन क्रीमी में हो, लेकिन हम बैकवर्ड कैटेगरी में तो आते ही हैं। ठीक है, तो वो लोग तो डिसफेवर करेंगे किसी भी तरह का बेनिफिट में आने वाला डाइल्यूशन, कमी ऑफ द सोशल बेसिस फॉर रिजर्वेशन। दोस्तों ये पूरा पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आ चुका है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए गो अहेड। देखो ये बड़े बड़े सेंटेंसेस के लिए ना पूरा कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो जिसको सालों से फायदा मिलता आया है, ठीक है, उसको अचानक वो फायदा आप विड्रॉ कर लोगे तो वो तो उस बात की डिसफेवर ही करेगा ना, क्योंकि उसको मिलने वाले फायदे क्या हो गए? डाइल्यूट हो गए। चलिए एक बार लिख देंगे सब लोग कमेंट में जल्दी, ताकि हम आगे के टॉपिक की ओर बढ़े। और क्योंकि ये टॉपिक से हम परिचित है तो आज माइंड मैप का सहारा हमने नहीं लिया है। चलिए जल्दी गो अहेड संजय, चलिए आरती, वासु, नेहांशी, चलो बढ़िया बढ़िया समझ में आने लग गया है। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट्स लेटेस्ट जजमेंट जो हरियाणा केस में आया था वो करेक्ट करता है, मतलब सुधारता है ये ग्रेव, मतलब बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर सी जो एरर करी थी राज्य ने, वो क्या थी वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और कोर्ट इट मतलब कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, मतलब कोई एक नियम जो आपने बनाया उसको मैं कैंसिल कर दूं तो स्ट्राइक डाउन कर दिया है। नोटिफिकेशन, क्या नोटिफिकेशन? जो फिक्स करता है एनुअल इनकम 6 लाख की एज द सोल क्राइटेरियन, सोल मतलब सिंगल, वन एंड ओनली क्राइटेरियन हो जाएगा नक्की करने के लिए वेदर अ फैमिली बिलोंग्स टू द क्रीमी लेयर और नॉट। ये जब हरियाणा सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया कि सिर्फ 6 लाख की इनकम के आधार पे हम नक्की कर लेंगे क्रीमी लेयर में आओगे या नॉन क्रीमी लेयर में आओगे, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये तो पॉजिटिव बात हुई, अच्छी बात हुई। ये जो मिस्टेक थी ना उसको सुधार दिया। क्यों? क्योंकि जब ओबीसी कैटेगरी का निर्माण किया गया था तो सिर्फ पैसों के आधार पर नक्की नहीं किया जाएगा क्रीमी नॉन क्रीमी, आपकी सामाजिक अवस्था क्या है, कुछ और भी फैक्टर्स होंगे जिसके बारे में एडिटोरियल बताएगा। पढ़ते हैं आगे। It was contrary to Indra Soni that had spoken of different criteria, क्योंकि ये जो हरियाणा सरकार ने पहले जो नियम लाया था वो कॉन्ट्रारी था, विरोधाभासी था इंदिरा सोनी। क्यों? क्योंकि उसमें सोशल, फाइनेंशियल, अदर फैक्टर तीनों के आधार पे नक्की किया जाना था कि आप क्रीमी में आओगे या नहीं आओगे, सिर्फ इनकम नहीं। आगे, इंक्लूडिंग बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ हाई रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, है ना, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं, उन लोग के जो हाई रैंकिंग जो बच्चे होते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया है।
फिर एम्प्लॉय हो किसी सर्टेन रैंक के, चाहे वो यूनियन में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, और वो लोग जो अफ्लुएंट है, अमीर है, रिच है इनफ कि वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और विथ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी आपकी खुद की है या एग्रीकल्चरल होल्डिंग जमीन रखते हो, ऑफ कोर्स एन आइडेंटिफाइड एनुअल इनकम वो तो है ही है, लेकिन इतने सारे क्राइटेरिया के आधार पे भी तो नक्की किया जाना है कि आप क्रीमी लेयर में आओगे या नहीं आओगे। सिर्फ और सिर्फ इनकम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकम को नहीं गिनेंगे, उसको भी गिनेंगे, और साथ में 4-5 फैक्टर और भी यहां बता दिए। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट हैज फाउंड, कोर्ट ने ये भी ढूंढ निकाला कि हरियाणा क्राइटेरियन जो था ना बेस्ड ऑन इनकम, सिर्फ और सिर्फ इनकम अलोन वाज कॉन्ट्रारी, वो विरोधाभासी था अपने ही खुद के जो कानून था, है ना, जो स्पेसिफाई करता है द क्रीमी लेयर वो होंगे वुड बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, थ्रू सोशल भी आएगा, इकोनॉमिक भी आएगा, अदर फैक्टर्स भी आएगा। तो आप तो सिर्फ इकोनॉमिक 6 लाख के आधार पे आप खुद कर रहे थे, जबकि आपका खुद का कानून कह रहा था कि ये तीनों को देखना है, ठीक है। तो ये बात यहां एडिटोरियल ने बहुत अच्छे से समझाई, बहुत ही क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जा रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते, चलिए आगे आप चेक करिए दोस्तों, वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ, ये आखिरी पैराग्राफ बाकी है। तो मुझे बता दीजिए अभी तक का आपको समझ में आ गया, तो कमेंट में एक बार क्लियर लिख दीजिए। चलिए जल्दी, वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ। चलिए बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिटेड स्पेशल प्रोविजंस, किसके पक्ष में? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज SEBC के लिए तो स्पेशल प्रोविजन को भी सहमति दी थी। अपने जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया था ना, एज वेल एज रिजर्वेशन भी दिया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, किन के लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है जो बताया है, और ये अच्छी बात भी है, ठीक है। जुडिशियल का मतलब होता है जो कानून संबंधित होता है, लॉ रिलेटेड या जजिस से संबंधित, ऐसा जो डिस्कस मतलब जो डिस्कशन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है ना दोस्तों, उसकी बात की जा रही है। इंट्रोड्यूस 50% सीलिंग, 50% की एक सीलिंग मतलब एक लिमिट डेवलप करी, एंड द क्रीमी लेयर कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया एज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस ऑन रिजर्वेशन बेनिफिट्स, मतलब रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलने की एक अपर सीलिंग नक्की करी 50%, ठीक है। मतलब ओवरऑल परसेंटेज जो भी होगा सीट्स का, उसमें से मैक्स टू मैक्स 50% तक को ही ये बेनिफिट मिलेगा, उसके बाहर अगर कोई जाते हैं तो फिर उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और साथ साथ में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी आया था। ये दोनों को एक लिमिटेशन की तरह बताया कि अब इससे आगे अगर बढ़ते हो तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं आगे। हालांकि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया था, जिसमें 10% का रिजर्वेशन जो है 2018 की बात है ना, 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज EWS, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। हैज बीन इंट्रोड्यूस, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया 10% वाला क्राइटेरिया। हैज सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड, उसने बहुत अच्छे रूप से जो है महत्वपूर्ण रूप से सुधार दिया है हमारे जो एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है, मतलब जो सुधारावादी प्रोग्राम है जो सिस्टम को और अच्छा करने के लिए बनाए गए, उसमें और एक पहलू को बहुत अच्छे से ऐड करके सुधारा है, ठीक है। तो ये EWS वाला पॉइंट भी तो हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। With the current income ceiling being 8 लाख per annum, और अभी की सीलिंग क्या है? पूरे साल की एनुअल इनकम जो कही जाती है 8 लाख, ठीक है। फॉर अवेलिंग मतलब ये बेनिफिट्स को उठाना है, दोनों ओबीसी के लिए भी और EWS कोटास के लिए भी। यहां बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और एक सवाल खड़ा करे वैसा वाला एक संतुलन बनाए हुए हो आप ओबीसी और EWS सेगमेंट्स, किसके लिए? एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। इवन दो इसके बावजूद कि जो साइज है ना ऑफ द रिस्पेक्टिव कोटा, मतलब ओबीसी कैटेगरी में कितने और EWS कैटेगरी में कितने, वो साइज में तो डिफरेंस आ रहा है। वेरी मतलब चेंजेस आते रहता है, तफावत आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब आप ओबीसी में
जब क्रीमी लेयर कैटेगरी डिसाइड करते हो तब इनकम का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, 6 लाख, और ईडब्ल्यूएस में जब क्राइटेरिया आ रहा है तो वहां 8 लाख। तो यहां एडिटोरियल ने एक सवाल भी खड़ा किया है कि आप दोनों को बैलेंस तो कर रहे हो, दोनों के अंदर कितने % लोग कहां आएंगे, मतलब कितनी पॉपुलेशन कौन सी कैटेगरी में आएगी, उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन डिफरेंस है। इसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों में जो है वो ऐसा वाला स्ट्रेंज और सवाल खड़ा हो, ऐसा वाला बैलेंस कैसे कर रहे हो, कैसे एक के लिए क्राइटेरिया थोड़ा फर्क कर दिया 6 लाख, कैसे 8 लाख, ये भी एक क्वेश्चन यहां पे रेज किया गया है। दोस्तों एडिटोरियल का पूरा पॉइंट आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए माइंड मैप। चलिए शुरू करते हैं माइंड मैप। अब आप चेक करिए माइंड मैप में इसी बात को किस तरह से मैंने प्रस्तुत किया था। इनकम और कोटा की बात करें क्रीमी लेयर से रिलेटेड, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एफर्मेटिव एक्शन लिया। ऐसा कब पता चला, जब इकोनॉमिक क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ अलोन नहीं होगा क्रीमी लेयर नक्की करने के लिए तब। और ये कब हुआ, 1992 में इंदिरा सोनी का जो केस आया उसके बाद से ही हुआ कि वेल ऑफ जो होते हैं, जो एक अच्छी परिस्थिति में होते हैं, अमोंग किसके अंदर, बैकवर्ड क्लासेस में, उनको तो डिनाई करना चाहिए रिजर्वेशन का बेनिफिट। बिल्कुल सही बात कही है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरी वो ओवरऑल क्रिस्टलाइज हुई, मतलब एक फिजिकल रूप धारण किया, कॉन्क्रीट रूप धारण किया, कानून बन गया और बहुत सारे लोग इस कानून को सपोर्ट भी करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने बिना रुके बिना झिझके क्रीमी लेयर वाले रूल को स्वीकार कर लिया है और फॉर्मुलेट किया उसके लिए भी एक क्राइटेरिया, जिसके आधार पे एक क्राइटेरिया नहीं उसके 4-5 होंगे, इनकम, सोशल स्टेटस और कुछ फैक्टर्स। तो ये सब फैक्टर्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने इस बात को मंजूरी दे दी है। और इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो प्रोपोनेंट्स है, मतलब जो कहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही होना चाहिए, सपोर्ट करते हैं, है ना, वो इस बात को भी मानते हैं कि बैकवर्ड जो होंगे ना, अमोंग बीडब्ल्यू मतलब बैकवर्ड, उसमें पुअरर सेक्शन जो होंगे ना उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। और जो सपोर्ट करते हैं बैकवर्ड क्लास को, वो कहते हैं पूरे बैकवर्ड क्लास को ही बेनिफिट मिलना चाहिए, वो इस बात से नाराज है कि उनके फायदे जो हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, थोड़े से बट जाएंगे, उनको सारे फायदे नहीं मिलेंगे अगर सोशल बेसिस ऑफ रिजर्वेशन को डाइल्यूट करते हो, हटा देते हो तो, ठीक है। तो ये थी पूरी पहली बात। उसी के साथ दूसरा पैराग्राफ कह रहा था कि हरियाणा केस का जो जजमेंट आया ना, उसने सरकार की जो मिस्टेक थी ना उसको सुधारा है कि सिर्फ 6 लाख वाला सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, है ना, क्रीमी लेयर के लिए नॉट नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये खुद विरोधाभासी है, उसका अपना हरियाणा का जो कानून है उससे ही विरोधी है। एक्सक्यूज मी, आगे बढ़ते हैं। और क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में सिर्फ इनकम नहीं, सोशल, इकोनॉमिक और अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और वर्सेस उसके खिलाफ अगर बात करें इंदिरा सोनी का केस, तो वहां कौन से पॉइंट था, एक तो हाई रैंक के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, उनके चिल्ड्रन होना, वो एक क्राइटेरिया है, क्रीमी लेयर में जाओगे नहीं जाओगे वो नक्की करने के लिए। फिर एनुअल इनकम देखी जाएगी, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टेन रैंक्स में हो, यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में तो भी, और एफ्लुएंट एम्प्लॉयर है जो आप खुद बहुत अच्छे से दूसरों को नौकरी दे सकते हो, ऐसी कैपेसिटी रखते हो या प्रॉपर्टी रखते हो, तो उन सब के आधार पे भी नक्की किया जाएगा कि क्रीमी लेयर में जाओगे या नहीं जाओगे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट आया था SEBC के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक स्पेशल प्रोविजन भी आया था। और साथ साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है ना, वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए होना चाहिए, लेकिन वो किस आधार पे होना चाहिए, तो उसका जब कानूनी डिस्कशन हुआ, ठीक है, तो 50% सीलिंग भी तय की गई, क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया भी रखा गया, और इन दोनों कैटेगरी को जब आप सरपास करते हो, क्रीमी लेयर में पहुंचते हो या 50% से ऊपर पहुंच जाते हो, सीलिंग में किस तरह का पॉपुलेशन के कितने % लोग हैं जो इस कैटेगरी का बेनिफिट लेंगे, वो भी एक बात हो सकती है। तो यहां पे फिर आपके बेनिफिट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट आ जाएगी रिजर्वेशन के ऊपर। और साथ साथ में बोला कि 103 नंबर का जो अमेंडमेंट आया था 2018-19 की बात, जिसमें 10% EWS के लिए भी एक अलग से क्राइटेरिया नक्की किया था, वो एक एफर्मेटिव एक्शन है, ऐसा हम कह सकते हैं, अच्छी बात। लेकिन करंट जो सीलिंग है ना 8 लाख की पर एनम इनकम की, OBS और EWS दोनों कोटा के लिए, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंज और एक सवाल खड़ा करे, ऐसा वाला एक बैलेंस है, वो आप OBC और EWS के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में
क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। और चाहे फिर भले ही दोनों की साइज अलग अलग हो, लेकिन दोनों के लिए कॉमन क्राइटेरिया लाने की बात सोच रहे हो, तो ये भी एक डिबेटेबल या क्वेश्चनेबल या स्ट्रेंज सा मुद्दा तो है। दोस्तों माइंड मैप अगर क्लियर हो चुका है तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट। चलिए हम आते हैं वोकैब्स के पर, देखते हैं सारे वोकैब्स। सबसे पहला ले बेयर, मतलब देखो लिखा है मेक पब्लिक, है ना, मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से सबके सामने रिवील कर देना, ठीक है। न्यूआंस, मतलब जो एक नया फाइन एक अलग पहलू आया, मतलब डिस्टिंक्शन आया, सटल डिफरेंस, छोटा सा एक डिफरेंस या वेरिएशन आना। ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब लीगल सिस्टम। अफर्मेटिव एक्शन, मतलब पॉजिटिव स्टेप्स जो लिए जाते हैं सिस्टम को सुधारने के लिए। बैकवर्डनेस, मतलब तो स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट या ऐसी जगह जो नॉट डेवलप्ड है ना। इंदिरा सोनी का जो केस था, कास्ट वाज एन एक्सेप्टेबल इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस, मतलब आपकी कास्ट के आधार पे नक्की किया जाएगा कि आप बैकवर्ड कैटेगरी में आते हो कि नहीं। लेकिन ये बात थी 1992 में, आज उसमें भी चेंजेस की मांग जो है वो सबके सामने रखी जा रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगर आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है तो कभी कभार मैं बीच में कह देता हूं, जितने लोग लाइव देख रहे हो उतने लाइक तो होने चाहिए। चलिए, वेल ऑफ, मतलब जो वेल्दी है, जो एक अच्छी परिस्थिति में है। क्रिस्टलाइज, मतलब एक रूप ले लेना। बिकम डेफिनेट, टेक शेप, एक स्वरूप धारण करना। अनरिजर्वडली, मतलब बिना किसी भी कंडीशन के। आगे, प्रोपोनेंट, मतलब जो सपोर्ट करता है किसी कॉज को। चैंपियन, मतलब भी सपोर्ट करना। तो ये दोनों तो सिनोनिम में जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये वर्ब बन जाएगा और ये नाउन बन जाएगा। एसर्शन, मतलब किसी चीज को डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, वादा करना, पक्का तय कर देना, है ना, नक्की कर देना। आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन, मतलब रिडक्शन इन वैल्यू पावर, आपको मिलने वाले फायदों की परसेंटेज में कमी आना, तो कहीं ना कहीं वो आपको पसंद में नहीं आएगा, तो आप उसको डिसफेवर करोगे, उसे कहते हैं डाइल्यूशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेव, मतलब गंभीर, टेरिबल, ऑफुल, ड्रेडफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक डाउन, किसी चीज को अबॉलिश करना, एनल करना या नलिफाई कर देना, खारिज कर देना। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, दोस्तों एग्जांपल से समझो। प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, है ना, चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, और चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं, ये सब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो संवैधानिक जो ऑफिशियल पर्सन है वो। तो फंक्शनरी मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल। एफ्लुएंट, मतलब जो वेल्दी है, जो वेल ऑफ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जुडिशियल, मतलब अप्रोप्रिएट टू लॉ, है ना, कानून संबंधित, न्याय संबंधित। डिस्कोर्स, मतलब जो डिस्कशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। वेरी, मतलब साइज में फर्क आना। डिग्री, नेचर, स्वरूप में फर्क आना, उसे कहते हैं वेरी, ठीक है। जी हाँ, आज रात को 8 बजे, मतलब अभी कुछ ही मिनटों में ये सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें करंट अफेयर्स का आपका ज्ञान और बढ़ाने का काम किया जाएगा। और सर का डायलॉग, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, ठीक है। चलिए बताइए टोन ऑफ द पैसेज। इसीलिए आज थोड़ा 5-7 मिनट जल्दी भी फ्री कर रहा हूं, ताकि जम के एकदम खाना खा पी के तैयार हो जाओ, और फिर 8 बजे मस्त पढ़ाई करने का जोर लगा के हईशा, ठीक है। और अभी भी आज मैंने कहा, लेकिन पता नहीं क्यों सुना नहीं लोगों ने। जितने लोग लाइव है उतने तो लाइक होने चाहिए, है, वैल्यू इतना है, आपको मजा आ रहा है, तो आज मेरे को बहुत दिनों के बाद कहने का मन हुआ कि भाई लाइक बाइक करो। चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। हर दिन एक अलग टॉपिक के ऊपर हमारा कितना ज्ञान बढ़ रहा है, आपके साथ साथ मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। चलिए, टोन ऑफ द पैसेज। सबसे पहला तो मैं इसमें ज्यादा क्रिटिकल इवेल्युएशन पे जाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे प्लसेस एंड माइनस बताए हैं, और साथ साथ में एनालिटिकल तो था ही, क्या हुआ क्या नहीं, किस तरह से बैलेंस कर रहे हो, वो सारी चीजें। तो मैं कहीं ना कहीं इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस पैसेज को मानूंगा, ठीक है। केतुल आज आए थे ना, पांडे सर आए थे आज, ठीक है। कभी पांडे सर आते हैं, कभी हितेश सर आते हैं, कभी मैं आता हूं, तो वीकली कभी 2-3 दिन मैं आ जाया करूंगा, है ना। कभी अपने दंगल वाले सर आ जाया करेंगे, तो कभी हितेश सर आ जाया करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके अगले वीक और आपके लिए ना एकदम मसालेदार क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं इंग्लिश में, है ना। चलिए, हाँ, कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हो,
पर डिबेट ज्यादा किया नहीं गया है, इसलिए सिर्फ सवाल उठाने वाला हुआ है, सामने जवाब देना, कुछ बोलना ऐसा नहीं हुआ ना, इसलिए मैं कंट्रोवर्सी बहुत कम सोच रहा हूं। ठीक है, क्लियर है जी, पक्का? चलिए, तो एक बार मस्त वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। जितने भी 28-30 लोग लाइव दिख रहे हैं वो सारे एक बार लाइव ठोक दीजिए, और जो ऑफलाइन में देखते हो भाई, देखते हो तो लाइक करके जाने का मेरे भाई। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं, और एक माइंड मैप और वोकैब का बड़ा सा ग्रुप और एक अच्छा सा एडिटोरियल। ठीक है, टिल देन दिस इज अभय शाह साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड गुड नाइट।